ওখানে একটু ওখান থেকে মূর্তি থেকে একটা কাপড় নিয়ে পড়ছিলাম আর কি। না ভাঙি নাই, সত্যি আমরা ভাঙি নাই, এরপরে কি ছিলাম আর কিছু করি নাই। আগুন কি দিয়ে দিছো? ম্যাচ তোলে একটা 10 থেকে তোলে দিয়ে। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का पहला सैंपल है। আল্লাহ বলতেছেন না পাক, আরো বলতেছে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। ये जिहादी जमात का हिंदुओं से नफरत वाला दूसरा सैंपल है। এই অবরোধ শুধুমাত্র ওসমান হাদির জন্য নয়, এই অবরোধ ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার অবরোধ। সুতরাং আমাদের এখন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, শত্রুকে চিনতে হবে, বুদ্ধিতে বলীয়ান হতে হবে। শুধু গায়ের শক্তি দিয়ে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। ये कट्टरपंथियों की एंटी इंडिया साजिश का तीसरा सैंपल है। মুসলিম মেয়েদেরকে बांग्लादेश में इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ फैलाई जा रही इस नफरत का इम्पैक्ट क्या होता है, हिंदुओं को इस जिहादी जहर की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, देख लीजिए। তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো। जिहादियों ने कॉक्स बाजार का हिंदू मंदिर जला दिया। फिरोजपुर में हिंदुओं के 5 घर फूंक दिए। हबीबगंज में हिंदू युवक कामदेव को मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश इस वक्त हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नर्क बन गया है। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है मोहम्मद यूनुस। कट्टरपंथी यूनुस अपनी शातिर चालों से एंटी इंडिया माहौल बना रहा है। उसकी कट्टरपंथी टोली लोगों को भड़का रही है और जिहादी गैंग रात के अंधेरे में हिंदुओं को निशाना बना रही है। और यह सब पूरे प्लान के तहत हो रहा है। कैसे, समझ लीजिए। ढाका में इस वक्त उस्मान हादी को इंसाफ सबसे हॉट टॉपिक है। इसी मुद्दे पर ढाका का शाहबाग चौराहा पिछले कई दिनों से जाम है। हादी के इंसाफ की इस लड़ाई को अब यूनुस की कट्टरपंथी टोली एंटी इंडिया मूवमेंट बनाने पर तुल गई है। इसके लिए यूनुस ने अपनी पुलिस को काम पर लगा दिया है। হালুয়াঘাটের পূর্বে মুন ফিলিং স্টেশনে জনৈক ফিলিপ এবং সঞ্জয় তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ফিলিপ তাকে সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে। পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। আমরা সন্দেহ করি আসামিদ্বয় অবৈধ পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন। शरीफ उस्मान बिन हादी गोलीबिद्ध हन। ये बांग्लादेश की वही पुलिस है जो कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि हादी के हत्यारों के भारत भागने का कोई एविडेंस नहीं है, हादी के हत्यारे बांग्लादेश में ही छिपे हैं। लेकिन अब वही पुलिस फेक न्यूज लेकर मैदान में आ डटी है। ढाका से मेघालय तक हत्यारों का पूरा रूट बता रही है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। बांग्लादेश की पुलिस ने दावा किया है कि फैसल करीम और आलमगीर उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका से अमीन बाजार गए। इसके बाद मानिकगंज के कालामपुर पहुंचे। कालामपुर से कार के जरिए मेमन सिंह के हलुआ घाट पहुंचे। हलुआ घाट से उन्हें फिलिप ने इंडियन बॉर्डर क्रॉस कराकर मेघालय के तुरा शहर में एंट्री दिलाई।
बांग्लादेश की पुलिस एंटी इंडिया माहौल बनाने के लिए ये तक दावा कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारों को सपोर्ट करने वाले 2 लोगों को मेघालय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सच क्या है वो आप जान लीजिए। मेघालय पुलिस ने किसी भी 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से इनकार किया है। बीएसएफ ने भी ऐसी किसी घुसपैठ को सिरे से खारिज किया है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में ऐसा सिर्फ एंटी इंडिया माहौल तैयार करने के लिए किया गया है और इसका असर भी तुरंत ही दिखने लगा है। उस्मान हादी के इनकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पूरे किलिंग स्क्वाड का ट्रायल 24 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें हत्यारे, हत्या के मास्टरमाइंड, हत्या में सहयोग करने वाले और जिन्होंने आरोपियों को भागने में मदद की, उन्हें शरण मुहैया करवाई, उन सबको पकड़कर 24 दिन के भीतर सजा सुनाई जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट सस्पेंड होना चाहिए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में दोषी साबित हो चुके लोगों को राजनीतिक शरण दे रखी है। अगर भारत उन्हें वापस नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए ऐसा करवाना चाहिए। यूनुस की टोली का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू है। यूनुस की टोली का सबसे बड़ा टारगेट इंडिया है। चुनाव से पहले यूनुस किसी भी तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट को पीक पर पहुंचाना चाहता है। उसके लिए सिर्फ पुलिस का ही यूज नहीं हो रहा है, कट्टरपंथियों की पूरी फौज मैदान में उतार दी गई है। ये बांग्लादेश का कट्टरपंथी अताउर रहमान बिक्रमपुरी है, जिसे कुछ रोज पहले ही 5 साल पुराने मुकदमे में जेल के अंदर डाला गया है। अताउर रहमान का कनेक्शन अलकायदा की बांग्लादेशी ब्रांच अंसार अल इस्लाम से है। यह बांग्लादेश में बैन आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का भी मेंबर रह चुका है। शेख हसीना के जाने के बाद से अताउर रहमान का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ लोगों में जहर भरना है और यह कट्टरपंथी नफरत का जहर किस लेवल पर भर रहा है देख लीजिए। মুসলিম মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে অমুসলিমদের প্রতি যে একটা ঘৃণা করা দরকার, সেই ঘৃণাটাকে যারা তুলে দিচ্ছে তারাই মূলত এর প্রথম হোতা। আল্লাহ বলতেছেন না পাক, আরো বলতেছে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। ঠাকুরটা আমি মানুষই মনে করি না। बांग्लादेश में जिहादी टोली के इस मेंबर का नाम शेख अब्दुल रज्जाक है। इसका काम इस्लाम का प्रचार करना है, लेकिन ये भी इस वक्त हिंदुओं के खिलाफ जहर भरने में जोर शोर से जुटा हुआ है। ঠাকুরটা আমি মানুষই মনে করি না। ঠাকুরটা একটা হিন্দু মানুষ, ও মুসলমানের শত্রু, ও জাতির শত্রু, ও বাঙালিদের শত্রু, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু, ও বাংলা ভাষার শত্রু। তাকে দাম দিতে হবে মানে? আমি বিবেক বেঁচে খেয়েছি। তুমি তো স্কুলে যে বলো ও কালিমা তোমার আকাশ, ও কালিমা তোমার বাতাস। আমি তো বলি না কোনোদিন। আমি কেন বলবো? ঠাকুর বাঙালিদের শত্রু, ঠাকুর মুসলমানের শত্রু, ঠাকুর ভারতের শত্রু, ঠাকুর জাতির শত্রু, ঠাকুর বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু। যেদিন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুসলমান ইংরেজের হাতে নির্যাতিত, সেদিন ঠাকুর লন্ডনে মুচ পাকায়। সেই ঠাকুরের গান আমার ছেলে মেয়ে বলে, তোমার ছেলে তোমার বাপের সন্তান, এটাকে একটু ভারীও মনে করলো না। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए 1-2 लोग नहीं हैं। यूनुस की पूरी पलटन इसी काम में लगी है। ये बांग्लादेशी आर्मी का रिटायर्ड अफसर हसीनुर रहमान है, जो ढाका की जमीन पर एंटी इंडिया माहौल तैयार करने में जोर शोर से जुटा है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। আপনার সীমান্ত হলো তার কাটা বেড়া। আমরা বাঙালি এক জাতির দেশ। ওই তার কাটা বেচে কট করে খেয়ে আপনার মিশে যাবো আপনার বাঙালির সাথে, পশ্চিমবঙ্গের সাথে। যে দল আগামীতে আসবেন তাদের জন্য হুঁশিয়ারি, ভারত প্রেমে মরবেন না। ভারত বলে কোনো জিনিস চলবে না, ভারতের পণ্য চলবে না। जिहादियों की ऐसी टोलियां पिछले 1 साल के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2900 से ज्यादा हमले कर चुकी है। 152 मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। 1068 हिंदुओं की संपत्ति डैमेज की जा चुकी है।
दरअसल बांग्लादेश में जिहादियों की ये टोलियां यूनुस की बनाई चुनावी पिच पर खेल रही हैं। यूनुस इस टोली के जरिए ऐसा गेम सेट करना चाहता है जिसमें विजेता वो ही हो। उसके लिए रेफरी पाकिस्तान से बुलाया जाए। कैसे, समझ लीजिए। জোটের যেই আমাদের লক্ষ্য ছিল যে আমরা এককভাবে নির্বাচন করব, যেহেতু আমরা সেটা করতে পারছি না, ফলে সেই জোটটা কাজ করতেছে না। আমরা বৃহত্তর নতুন একটা সমঝোতা গিয়েছি অন্য একটি। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির যেই নির্বাহী বডি রয়েছে আমরা সেখানে এটা আলোচনা করেছি এবং আমরা কিন্তু এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এবং যখন যে কোনো বিষয়ে মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকের ভেটো থাকতে পারে, বিরোধিতা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করবেন কিনা, দলে থাকবেন কিনা, এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ये यूनुस का चहेता वही नाहिद इस्लाम है जिसने शेख हसीना की सत्ता गिरा दी। कोटा मूवमेंट के बहाने पूरे देश को जला दिया था, लेकिन यही नाहिद इस्लाम अब कट्टरपंथी जमात की गोद में जाकर बैठ गया है। नाहिद इस्लाम की पार्टी ने 300 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उसके पास पूरे बांग्लादेश में सपोर्ट नहीं है। पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने लायक कैडर नहीं है। नाहिद इस्लाम किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने गिनी चुनी सीट पर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से अलायंस कर लिया है। नाहिद शफीकुर के इस अलायंस के बाद एनसीपी में बगावत छिड़ गई है। कोटा आंदोलन में लीड रोल अदा करने वाले महफूज आलम ने पार्टी छोड़ दी है। 30 दूसरे मेंबर्स ने भी पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। এটা আমাদের একটি মজবুত নির্বাচনী সমঝোতা। সারা বাংলাদেশের 300 আসনে আমরা বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আসন আমাদের মধ্যে আমরা নির্ধারণ করেছি। যেহেতু দুইটা দল একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের সাথে তারা মিলিত হয়েছেন, আরও অনেকগুলা দল তারা আগ্রহী ছিলেন, বাট এই প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে এখানে সম্পৃক্ত করা আমাদের জন্য খুবই দুরূহ হয়ে গেছে। पाकिस्तान के इशारे पर यूनुस इस वक्त जमात की गोद में बैठा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि यूनुस के इशारे पर ही नाहिद ने जमात से हाथ मिलाया है और जब से इस अलायंस का ऐलान हुआ है पूरा पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। इशाक डार ने तो इलेक्शन बाद के सपने अभी से देखने शुरू कर दिए हैं। 11-12 साल पहले हिना रवानी खर साहिबा गई थी एक इन्विटेशन देने, पर कोई एंगेजमेंट नहीं थी क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको एंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यूनुस के साथ बैठकों पर बैठक किए जा रहे हैं। ढाका टू कराची डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान भी हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने चुनाव को लेकर ढाका में स्पेशल सेल बनाई है जिसमें आईएसआई के कई बड़े अधिकारियों को रिक्रूट किया गया है। यह टोली भारत विरोधी रुख रखने वाली पार्टियों को फंडिंग कर रही है। आईएसआई की इस टोली के इशारे पर यूनुस ढाका की चुनावी बिसात बिछा रहा है। यूनुस और उसके पाकिस्तानी आकाओं का मकसद इंडिया को 2 फ्रंट पर घेरना है। मुझे कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ताल्लुकात अगर बिल्कुल भाइयों जैसे हो जाएं और पाकिस्तान स्ट्रेंथ करे, इन एवरी सेंस स्ट्रेंथन करे, उनको बांग्लादेश को स्ट्रेंथन करे, आपस में कारोबार, ट्रेडिंग, ये वो, फौजी एतबार से भी, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की टॉप चंद आर्मीज में से है। तो कल ले ये पंगा बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो ये सैंडविच ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। यूनुस को पता है कि जितना वो एंटी इंडिया माहौल बनाएगा उतना वोट नाहिद और जमात के फेवर में गिरेगा। यूनुस को लगता है कि वो भारत के खिलाफ जितना जहर बोएगा उसके पाले में उतनी सीटें बढ़ेंगी और इसीलिए पूरा खेल खेला जा रहा है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।